वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 19 है। इसमें एविडेंस एक्ट को कंक्लूड किया गया है। इससे पहले 17 और 18 पार्ट भी एविडेंस एक्ट से संबंधित है। आप इनको कर लेंगे तो आपकी इंटरव्यू के लिए एविडेंस एक्ट की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इससे पहले के भी पार्ट देखिएगा। हर वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। एक ही वीडियो में इन तमाम चीज़ों को शामिल कर पाना डेट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो इसलिए अलग अलग पार्ट करके हम लोगों ने बनाया है इसको। हम लोग इस बार बिहार जे मॉक इंटरव्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ जोड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम और बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दें। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको बिहार जे मॉक इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो जो आपकी जानकारी में कोई अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं एविडेंस एक्ट का ये पार्ट 19 इंटरव्यू। क्वेश्चन इज हु हैज बर्डन टू प्रूव ए पर्टिकुलर फैक्ट? Sir, as per Section 103 of the Evidence Act, burden to prove a particular fact is upon the person who wishes the court to deliver a judgment upon such fact. हाँ, 104 को रिवाइज कर लेना, ये पूछा नहीं जाता। 103 और 105 से पूछा जाता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन। तो प्राइवेट डिफेंस वगैरह प्रूव करना एक्यूज पे है। और ये सेक्शन 105 है और इससे ज़्यादा फिर इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। अब नहीं पूछा जाता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, चेंज हो सकता है। तुम्हें थोड़ा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। ज़्यादातर चांस है कि जो पूछे जाते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का मतलब सर्टेनिटी के साथ नहीं किया जा सकता। और 106 है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो ये 106 आपका सीधे। उसके बाद आपका 107 है। 107 और 108 दोनों में क्या अंतर है? 107 है presumption of life का, यस, presumption of death का। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपका तैयार है। तो इसमें हम आपने जैसे ही कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, तो मैं समझ गया कि ये आपका तैयार है। टीचर जो है ना वो स्कैनर के तौर पे होता है, कहाँ पे क्या गलतियां वो तुरंत समझ जाता है। और आपका 109, 110, 111 वगैरह ये सब ठीक ही होगा। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज ये कंक्लूसिव प्रूफ है या कौन सा प्रूफ है? सर ये कंक्लूसिव प्रूफ है। हाँ, और इसमें क्या इसका इंग्रेडिएंट है ये पूछा गया है 112। वर्थ कंक्लूसिव प्रूफ कब है? अगर मान लीजिए कि उस दौरान जब मदर वुड हैव बीन बीगॉटन, तो उस दौरान हस्बैंड वाज आउटसाइड इंडिया, parties had no access to each other. तो अगर even despite conclusive proof, if the respondent successfully proves no access to each other, तो इस क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि पैटर्निटी टेस्ट इज अलाउड और नॉट। Can a man be forced to paternity test? ये सब क्वेश्चन पूछा गया। Maternity is never hidden. Maternity is apparent. Paternity may be something else. तो एक सबसे पहले इसको समझने के लिए 112 समझ लें कि नो एक्सेस
अगर प्रूफ कर दिया तभी एविडेंस अलाउ किया जाएगा, और नो एक्सेस अगर प्रूव नहीं किया तो एविडेंस अलाउ नहीं होगा। व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ? कंक्लूसिव प्रूफ में नो एविडेंस इज अलाउड टू डिसप्रूव। रात में भी हमने पूछा था इसको। तो पैटर्निटी टेस्ट इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, नो वन कैन बी फोर्स फॉर पैटर्निटी टेस्ट, लेकिन अगर कोई रिफ्यूज करता है तो एडवर्स इन्फ्लुएंस में बी ड्रॉन। तो पैटर्निटी टेस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में पार्टी वॉलंटियर करती हैं तो ठीक है, और पार्टी अगर राजी नहीं है पैटर्निटी टेस्ट के लिए तो पैटर्निटी टेस्ट इज नॉट ए रूल। और इस कारण से हमारा लॉ है ऑल चिल्ड्रन बॉर्न, चाहे वो जो भी हो, दे शैल बी प्रिज्यूम्ड even if an illegitimate child is presumed to be in the eyes of law। तो चूंकि उस तरीके से अगर किसी बच्चे को हम इलेजिटिमेट कर दें और कानून की नजरों में भी, तो यह उस बच्चे के मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन होगा। और लॉ जो है क्रूएल नहीं होता, लॉ हैज ए पर्पस, इट इज सिंपैथेटिक। तो पैटर्निटी टेस्ट इज नॉट एज ए रूल। और डीएनए टेस्ट, डीएनए अब नाउ जो 112 का प्रिजम्पशन है, कैन इट बी ओवररूल्ड बाय डीएनए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैन इट बी ओवररूल्ड बाय डीएनए टेस्ट? It was in Nandila. I'm so forgetting the name of the case. It was like कामती देवी वर्सेस पोसीराम। कामती देवी पोसीराम कह रहे हैं? Yes sir. कामती देवी पोसीराम नहीं सर, नंदा वसुदेव बैटरी वाला केस बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें ये आया है कि बोला गया है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है सेक्शन 112 में और डीएनए टेस्ट में, तो डीएनए टेस्ट को प्रिवेल किया जाएगा 112 के ऊपर। ये आपने गलत पढ़ लिया। अगर पार्टीज प्रूव कर पाती है नॉन एक्सेस, अगर पार्टीज नॉन एक्सेस नहीं प्रूव कर पाई तो डीएनए टेस्ट का कोई रोल नहीं है। आपने जो बीच की लाइन है सेल्फ स्टडी में रह गई है। टू फॉर डीएनए टेस्ट टू कम इनटू पिक्चर, पार्टी मस्ट नीड टू प्रूव दैट दे हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। मतलब यही एक लाइन, आप उस जजमेंट को फिर से देखना, फिर से पढ़ना। हम लोग फिर से इस पे शेड्यूल कर देंगे, हम लोग फिर से इस पे क्लासेस ले लेंगे। तो ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट नॉन एक्सेस हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि डीएनए टेस्ट, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी किताबें दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्लेजियरिज्म। अब तो किताबें लिखी कहाँ जाती है, कट कॉपी। आप भी किताब लिख सकते, कोई भी लिख सकता है किताब। किताबों में जो पहले रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन हुआ करता था वो तो चीजें गायब हो गई है। भाई किसी के पास टाइम ही नहीं है रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन का। तो कुछ जगह ऐसा लिख दिया गया है, बटुक लाल ने भी लिख दिया है। और अब ये लोग, ये सारी किताबें स्टूडेंट एडिशन की किताबें हैं, ये किताबें प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बनी। जजमेंट को रॉन्गली कोट किया है। और डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी अलाउड टू बी एक्सेप्टेड unless the parties first prove
नॉन एक्सेस। आर यू गेटिंग? ये ठीक है, इतना में काम चल जाएगा। यस सर, क्लियर हो गया कि पहले नॉन एक्सेस प्राइमरी फेसी एस्टैब्लिश होगा। हम नॉन एक्सेस को प्रूव करना पड़ेगा, देन डीएनए टेस्ट में भी अलाउड। मतलब और वो भी रूटीन नहीं है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं है। जो लॉ ऑफ प्रिजम्पशन है, सो फार एज, तो अगर कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजम्पशन? मतलब हाँ हाँ, बोलिए। आप बताओ, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजम्पशन? The presumption would be an inference drawn from other fact or proof fact. That is, if court presumes a fact, party does not need to prove that fact. क्या यह कहना सही है? हाँ, If court presumes a fact, party does not require to prove those facts. अब ये ओनस अदर पार्टी की हो जाती है टू डिस्प्रूव दैट प्रिजम्पशन। तो जो लॉ ऑफ प्रिजम्पशन है, दैट क्रिएट्स ए न्यू ओनस अपॉन द अपोजिट पार्टी टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन। इसको लिख लो, एक दो लाइन मैं डिक्टेट करा रहा हूं। डिक्टेशन इफेक्टिव है शॉर्टकट के तौर पे? हाँ ठीक है सर। हाँ लिखो, इफ कोर्ट प्रिज्यूम्स ए फैक्ट, burden of proving it is discharged। हमने बताया आपको, आंसर किसी और लैंग्वेज में दिया था, डिक्टेशन किसी और, दोनों का एक ही मीनिंग है। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ प्रिजम्पशन क्रिएट्स ए न्यू ओनस upon the opposite party to disprove the presumption otherwise a judgment may be delivered against the opposite party based upon such presumptions। और जो मतलब एक मिनट इसको रिवाइज करो, इससे आपका हो जाना चाहिए। जो लिखा है उसको देखो, इज दैट क्लियर? या मतलब उसमें टीचिंग एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल लिखवाया है हमने। अच्छा, अब आपका आता है 113A और 113B। क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि 113A में प्रिज्यूम है कि सेल प्रिज्यूम, और 113B में क्या है? तो 113A में क्या है, में प्रिज्यूम की सेल प्रिज्यूम? है। हाँ, एंड मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम में क्या अंतर है? मे प्रिज्यूम इज ए प्रिजम्पशन बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड सेल प्रिज्यूम इज ए प्रिजम्पशन बेस्ड अपॉन लॉ। मे प्रिज्यूम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में नॉट प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम
कोर्ट इज बाउंड टू प्रीज्यूम। तो वेदर ए abatement of suicide is concerned, abatement of suicide of married woman, तो इसमें है वही 7 years लिखा हुआ है, और जो डेट द कोर्ट में प्रिज्यूम क्रुएल्टी का कोई डिफिनीशन दिया हुआ है एविडेंस एक्ट में No, sir. या 498A में दिया हुआ है? 498A में दिया हुआ है हाँ सर। हाँ, और 498A को अब 84 बना दिया गया है और डेफिनेशन को 85 BNS में बना दिया गया है। 86 है शायद। सॉरी हाँ, 85 और 86 बना दिया गया। नया वाला भी हम लोगों को भी याद नहीं हुआ। यू आर करेक्ट। हाँ हाँ, 113B, इसमें प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ है। क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं? Sir, the death of a married woman within 7 years of marriage, she must be subjected to harassment or cruelty by her husband or the relatives of the husband, and this should be in connection with demand for dowry and soon before her death. हाँ, और द डेथ has been caused either due to bodily injury or burn injury or otherwise than in normal circumstances। तो ठीक है, 113B भी आपका ठीक है। और आपका 114 में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अब नॉर्मली इसमें एकम्प्लिस से पूछा जाता है, नए वाले में एकम्प्लिस का डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर दिया है। नए वाला सॉफ्ट कॉपी अनकोरोबरेटेड की जगह कोरोबरेटेड कर दिया है, तो ये पूछा जा सकता है 114B वगैरह। और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, वो इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इनको माना गया है। 115 इज लॉ ऑफ स्टॉपर, और इसमें कई तरह का ह्यूमन कंडक्ट का है, डेथ इन कस्टडी का, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज का, प्रिजम्पशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मैरिज का, बहुत सारी चीजें इसमें 114 में। नॉर्मली 114 वगैरह से उतना नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में। अब स्टॉपेल, व्हाट इज स्टॉपेल? Sir, Stoppel has been dealt under Section 115 of the Evidence Act. It means a representation made by a person by declaration, act, or omission to the other person who, relying upon such representation, alters his position to his detriment. Hence, the person making such representation shall not be allowed to allege to the contrary. हाँ, और इसका कौन से केस से इसका दिया हुआ इलस्ट्रेशन? Sir, Pickard versus Sears. यस, करेक्ट। तो स्टॉपेल कितने तरह का होता है? Sir, there are 3 kinds of stoppel. Stoppel by report, stoppel by deed, and stoppel by conduct. बिल्कुल करेक्ट, और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और 116-17 क्या है? स्टॉपेल ऑफ टेनेंट और लाइसेंसी है। और 100 हाँ, और हाँ, बिल ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रिजम्पशन है। हु में टेस्टिफाई, अगर विटनेस माइनर है, 18 साल से कम है, तो क्या वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है। हाँ, मतलब गवाही देने की एज नहीं लिखी हुई है। एनी पर्सन हु इज कैपेबल टू गिव रेशनल आंसर इज ए कम्पिटेंट विटनेस, 118 में। और उसके बाद अगर विटनेस बोल नहीं सकता तो इशारों वगैरह से गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है सर। और ये जो इशारों से जो गवाही देगा उसको कौन सा एविडेंस कहेंगे? ओरल। हाँ, और वैसे में कोर्ट इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकती है,
और ऐसा स्टेटमेंट वीडियोग्राफ किया जाएगा। और ये जो फिर 120, 121, 122 इन सबों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 122 पे कभी कभी MC वर्गीज का पूछा गया है। MC वर्गीज आपको याद ही होगा। यस सर। तो अब जो चीजें आपको याद है वहां पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट करना है ना जल्दी जल्दी। जहाँ पे जरूरत है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध की सूचना किसी पुलिस ऑफिसर को कहाँ से मिले, इज ही बाउंड टू डिस्क्लोज दैट थिंग? नो सर, एज पर सेक्शन 125। यस, वेरी गुड वेरी गुड। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इनसे वैसे मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते। और उसके बाद आपका सीधे 132 इससे थोड़ा पूछा गया। अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है तो विटनेस उसका आंसर देने के लिए बाध्य है या नहीं है? वेदर ए विटनेस, लेकिन इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए विटनेस अगर बाध्य है तो विल नॉट दिस वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3? Sir, but he will not be liable for any prosecution under it. एनी प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। तो इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और ये जो दिस कन्फ्लिक्ट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसको थोड़ा ये जो कन्फ्लिक्ट था, इस कन्फ्लिक्ट को एक प्रोविजन लगाया गया है कि नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया गया है। अब एकम्प्लिस के डिफिनीशन में थोड़ा चेंज है। 114 भी प्रीवियसली इट वाज अनकोरोबोरेटेड और अब कोरोबोरेटेड कर दिया है। हु इज एकम्प्लिस? हु कमिट्स क्राइम क्रिमिनिस पार्टिसिपिस? Accomplice कौन होता? Accomplice is the participant criminals. He takes part in the commission of the offence for which they accuse this person trial. और जो there is a contradiction 114B और 113, तो इस इनकंसिस्टेंसी को कौन से केस में रिजॉल्व किया गया? दागदू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, तो फैक्ट याद है ना कि ये जनरल लॉ है कि अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एक्म्प्लिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। दैट इज ओनली ए प्रोविजन ऑफ लॉ, सब्सटैंटिव लॉ। एंड 114B इज ए प्रोसीजरल लॉ, रूल ऑफ प्रूडेंस, एंड देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी और कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू। और उसके बाद कितने विटनेस चाहिए किसी चीज को प्रूव करने के लिए? सर, एज पर सेक्शन 134 विटनेसेस की नंबर नहीं बताई हुई है। हाँ, 1 विटनेस इज सफिशिएंट इफ हिज डिपोजिशन इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता? सर, एज पर सेक्शन 137 examination of a witness by the party calling him would be his examination. Cross examination? Sir, examination of a witness by the adverse party would be his cross examination. क्रॉस एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है? Sir, as per section 146, questions to test the veracity of a witness, to identify who he is and what is his position in life, and to shake his credit by injuring his character. And in fact, leading questions as well. हम लोगों के कोचिंग क्लास का जो फ्लोर वाला पोडियम है ना, जिस पे सनमाइका लगा हुआ, रिजल्ट निकलने दो, सबों को बुलाएंगे
और सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। वो 8 इंच और बढ़ा दिया गया, काफी स्पेस हो गया, डांस फ्लोर टाइप का। तो सब मतलब पेरेंट्स के साथ और सबको मतलब एक अच्छा फंक्शन करेंगे हम लोग। वो बनता है, उतना बनता है बहुत हम लोगों ने। आई एम हैप्पी और हैप्पी हो के ये चीजें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, केवल इसको कंटिन्यू करना। आप बोल भी अच्छा लेते, अब हम लोगों ने अपना 100% दिया, बाकी ईश्वर जो करे उसका हर फैसला मंजूर है। री एग्जामिनेशन कब होता? सर री एग्जामिनेशन होता है एज पर सेक्शन 138 फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी मैटर रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इफ न्यू मैटर इज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, और री एग्जामिनेशन अगर होगा तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। यस सर। और विटनेस टू कैरेक्टर, क्या उसका क्रॉस एग्जामिन होगा या नहीं होगा? अगर होगा सर एज पर सेक्शन 140। यस, करेक्ट। व्हाट इज ए लीडिंग क्वेश्चन? The leading question as per section 141 are questions suggesting answer which the person putting it expects or wishes to receive. यस, एग्जाम्पल? Is your name not Ram? ऐसे हाँ, मैं studying with a blood-stained knife. हाँ हाँ, मैं एक दूसरा थोड़ा आसान सा उदाहरण देता हूँ। यह बात तो ठीक है ना कि होली के दिन यह अपराध हुआ। इज इट करेक्ट टू से दैट दिस क्राइम वाज कमिटेड ऑन द डे ऑफ होली एट अराउंड 12 o'clock? हाँ Maybe. हाँ, तो क्वेश्चन सजेस्टिंग आंसर और क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग ए पर्टिकुलर आंसर, दैट इज ए लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? सर जनरल रूल कहता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। और लेकिन कोर्ट में परमिट लीडिंग क्वेश्चन विच आर इंट्रोडक्टरी, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी भी तरह का लीडिंग क्वेश्चन की इजाजत दे देगी। कोर्ट कैन परमिट ओनली नंबर 1 लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। इस रूल का एक्सेप्शन है कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में अगर इंट्रोडक्टरी या अनडिस्प्यूटेड कैरेक्टर का है तो पूछा जा सकता। ठीक है, ओके, या इस पे पूछें, कोई एक्सरसाइज कराएं? इज इट ओके? आप पूछिए सर। यह विक्टिम ने क्राइम का डेट नहीं बताया और प्रोसिक्यूशन चाहता है लीडिंग क्वेश्चन पूछना क्राइम के डेट से संबंधित। कैन कोर्ट परमिट इट? यस सर। क्राइम कब हुआ? इट इज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और विटनेस मस्ट नो what type of leading question can be allowed in examination in chief? The matters which are undisputed or introductory. हाँ, तो क्राइम कब हुआ? विटनेस रिक्वायर्स टू प्रूव इट। Yes, witness should know, sir. है तो सच टाइप ऑफ, हाँ, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी अलाउड इनटू एज ए लीडिंग क्वेश्चन इनटू एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन वही अलाउ किया जाएगा which are इंट्रोडक्टरी और which are अनडिस्प्यूटेड, जिससे एक्यूज के राइट पे कोई असर ना हो। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है
145 है क्रॉस एग्जामिनेशन टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। पुलिस ने कोई 161 का बयान दर्ज किया तो उस संदर्भ में वो है। और क्वेश्चन लॉफुल क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, 146 है विटनेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर। एक प्रोविजन है विटनेस का रिफ्यूजल इज नॉट सफिशिएंट, ही मे बी कंपेल्ड टू आंसर। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज के नहीं पूछा जा सकता। हम लोगों ने डिसमिस फ्रॉम सर्विस 153 में हो गया था, क्लियर हो गया था ना। यस सर। इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन का। और हॉस्टाइल विटनेस का क्या प्रोविजन है? हॉस्टाइल विटनेस के बारे में दिया हैज बीन डेड इन सेक्शन 154। हाँ, पार्टी जो अपने विटनेस से खुद ही उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर करके क्वेश्चन पूछ सकती है। और इसके बाद एक सिर्फ 165 है और 165 में कोर्ट जो है विटनेसेस से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्टली 167 है कि अगर एविडेंस इम्प्रॉपर तरीके से एडमिट या रिजेक्ट होगा तो उसके बेसिस पे न्यू ट्रायल नहीं होगा। तो एविडेंस एक्ट इज कंप्लीटेड नाउ। यस अब कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट उठाएंगे? तो सीआरपीसी। चलो कल दोगे सीआरपीसी का या रिवाइज करोगे? तो देंगे, पर वही रहे सीआरपीसी भी कर रहे हैं। हाँ, तो कल सीआरपीसी नए और हाँ हाँ सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चन से आपने पोस्ट किए थे ग्रुप में, उसमें दो क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्ट्स द कोर्ट मे प्रिज्यूम। व्हाट फैक्ट कोर्ट में प्रिज्यूम, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर 114 में फैक्ट्स लिखे गए हैं कि जब फैक्ट्स और नेचुरल इवेंट्स हो गए, ह्यूमन कंडक्ट हो गया, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, उसके रिलेटेड फैक्ट्स कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन था, व्हाट फैक्ट्स द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। तो व्हाट फैक्ट कोर्ट में प्रिज्यूम, तो ये फैक्चुअल प्रिजम्पशन व्हिच आर बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड सेल प्रिज्यूम में जो लीगल से रिलेटेड है, जहां जहां सेल उसके लिए बाउंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर अभी तो यही था जो, हाँ, लॉ प्रिजम्पशन वायलेट्स द राइट ऑफ द एक्यूज्ड। नो, इट डज नॉट वायलेट। Law of presumption only dispenses with the proof. It only creates a new onus upon the opposite party to disprove the presumption. As law of presumption does not violate the right of the accused. Law of presumption does not violate the right of the accused. It only creates a new onus upon the accused to disprove the presumption. अगर एक्यूज को उस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता, देन इट वुड हैव वायलेटेड द राइट ऑफ द एक्यूज इज ओनली गिवन एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी टू डिस्प्रूव दैट प्रिजम्पशन। तो चलिए, हो गया आपका। कितना हो गया सेशन टोटल? 4 हो गए। ये लेके सर 5 हो गए। अच्छा, 3 दिन लगातार सर 5 हो गए। ठीक ठीक है। तो चलिए 5 हो गए हैं, मैं भेजता हूँ ये रिकॉर्डिंग। तो ठीक है बेटो, कल सीआरपीसी करेंगे। ठीक है सर।